ये टॉपिक काम आएगा हमेशा। कौन आया महानुभाव, नाम लिखिए। स्वागत है सर, 10 मिनट लेट। हिंदी। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि समय और समाज सदा परिवर्तनशील रहा है, किंतु 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विशेषतया उसके अंतिम 1.5 दशक और 21वीं सदी के इस अर्ध दशक में विश्व जितना परिवर्तन आया है उतना पिछली अनेक सदियों में नहीं आया था। इसको समझ लेते हैं पहले पंक्ति को। बिल्कुल इस पर कोई विवाद नहीं है कि जिस समय हिसाब से समय समाज बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो तो हर समय में परिवर्तन होता है, लेकिन लगभग 1975 के बाद से लेकर के अब तक का जो समय है, ये पिछला 20 का 50 साल, इस समय में जितना अधिक परिवर्तन हुआ है हमारे जीवन में, उतना बहुत सदियों में नहीं हुआ था। आप अपने दादाजी से या पिताजी से पूछिएगा तो उन लोगों के जीवन में इतनी टेक्नोलॉजी और इतने तुरंत समय नहीं बदला था, लेकिन हम लोग जब बचपन में थे तब मोबाइल धीरे धीरे आ रहा था। मैं सबसे पहला मोबाइल जो इंडिया में लॉन्च हुआ था टाटा डोकोमो का, मैं वो दिखा था टाटा का, और मैं मोबाइल यूज किया था। हमारे घर में पहला फोन जब आया था तो हम टेलीफोन भी यूज किए हुए हैं, है ना। टेलीफोन जो तार लगा के सुनते थे वो वहां तक, लेकिन उसके तुरंत मतलब पिछले, ये कब की बात मैं बता रहा हूँ, लगभग 15 में, हाँ 2005 में लगभग आया था ना, 23 चल रहा है, कितना हुआ, लगभग 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। 13 मतलब समझ लो 15 साल अब समझ लो, 13, हाँ 11 13 साल समझ लो। इतना दिन पहले और अभी में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है हमारे यहाँ। सोचो उस समय में वो इंटरनेट आया ही नहीं था, बस फोन आया था जिसमें नेटवर्क, बाद में इंटरनेट आया, डिजिटल मोबाइल आया, धीरे धीरे बहुत जल्द मतलब समय परिवर्तित हो गया, इसमें कोई विवाद नहीं। आगे देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, देखो यहाँ पर प्रौद्योगिकी गलत करके प्र के ऊपर में अ की मात्रा लगा दिया है, द पर छोड़ दिया है, ये गलती है। ठीक कर, ये लिख दिया है प्रौद्योगिकी, गलत लिख दिया है, होना चाहिए प्रौद्योगिकी, इसका ज्ञान होना चाहिए ना। प्रौद्योगिकी क्रांति और उन्नत संचार व्यवस्था ने समूचे विश्व को एक विश्वग्राम में परिवर्तित कर दिया है। प्रौद्योगिकी क्रांति मतलब टेक्निकल फील्ड में जितना भी क्रांति हुई है अभी तक, वो संचार व्यवस्था मतलब एक दूसरे का संवाद करने का जो सिस्टम था, वो पूरे वर्ल्ड को जो है एक विश्वग्राम में परिवर्तित कर दिया। मतलब हमारा जो गांव है अब एक गांव नहीं रह गया, पूरे विश्व जो है हमारे अब संचार का साधन है, और पूरा विश्व एक गांव बन गया है। कहीं से मतलब बस तुरंत आप संवाद उससे कर सकते हैं। जैसे गांव में लोग पहले संवाद करते थे ना, तुरंत की भाई की हालचाल, वैसे तुरंत अब आप यहाँ पर है अमेरिका बात कर सकते हैं तुरंत, हाँ हेलो हाय हेलो तुरंत। क्या है ना कि इतना जल्दी समय बदल गया था। विश्वग्राम शब्द को पकड़ो, कितना बड़ा शब्द है यह विश्वग्राम, इसमें परिवर्तित हो गया है पूरा जो सिस्टम था। विश्व के 7 महाद्वीप में व्यक्तियों और वस्तुओं का आवागमन बहुत बढ़ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के वाहक कंप्यूटर और इंटरनेट से सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान से यहाँ मानव जीवन अत्यधिक सुविधापूर्ण हुआ है। बिल्कुल समझने की बात है एकदम। कंप्यूटर और इंटरनेट जब से आया तब से तब समझ लो कि सब कुछ एकदम आसान सा हो गया है। अब जिस एक टॉपिक को समझने, एक कवि के बारे में समझने के लिए बच्चे 10 10 दिन लगातार कॉलेज के चक्कर काटते थे और भर भर दिन क्लास करते थे, तब एक कवि और एक कविता और एक व्याख्या सुन के आते थे, अच्छे से समझ पाते थे। एक क्लास छूट गई तो मतलब कुछ समझ नहीं आता था। अब क्या है, तुरंत सर्च किए वैश्वीकरण हिंदी और हमारे सामने ये खुल गया। क्या हुआ, आधे घंटे में पढ़े खत्म, किस्सा खत्म। हुआ ना, परिवर्तन हुआ ना कितना, 10 दिन का काम आधे घंटे में हो गया। परिवर्तन बहुत समय से मतलब बहुत कम समय में हुआ है इतना। और कंप्यूटर और इंटरनेट से सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान से जहां मानव जीवन अत्यधिक सुविधापूर्ण हुआ है, वहीं अब ध्यान देंगे इसका हानि देखिए। अब संस्कृति एवं घोर विकृति के प्रसार पर कोई अंकुश नहीं रहने के कारण उसका जनमानस पर दूषित प्रभाव पड़ रहा है। समझ रहे हैं। वहीं आप जो है संस्कृति और घोर विकृति, आपकी संस्कृति पर खराब प्रभाव पड़ रहा है, संस्कृति खत्म होती जा रही है और विकृतियां आ रही हैं। खराबी मतलब जो होता है ना, लोग उससे विमुख हो रहा है, उसका विकृतियों के प्रसार पर कोई अंकुश नहीं है। एकदम जो भी खराब है खराब, जिसका प्रचार आप कर दो सब देखने लगेंगे। अभी रील्स क्या है, विकृति ही तो है। आदमी के पास कोई काम नहीं है,
मेकअप उठाओ, रील्स बनाना शुरू कर दो। क्या ही मतलब है उससे, बताओ। और लोग देखते हैं इसलिए बनते भी हैं। समझ सकते हैं कि अब कितना हम लोग के पास खराब समय है, विकृति का प्रसार हो रहा है बस, और उस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। इसी कारण हमारा जो जनमानस है वो दूषित हो चुका है पूर्ण रूप से। इसके अलावा इस काल मैं उदाहरण दिया हूँ कि बुरा नहीं माना, तो ये सुना रहे होंगे तो ठीक है, बुरा मानने की बात नहीं है, वो समय का है, अपना सब समय से चलते हैं, वो अलग बात है। इसके अलावा देखें कि इस कालखंड में जिस विचारधारा ने विश्व को सर्वाधिक प्रभावित किया वह है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण एक शब्द है जो संपूर्ण विश्व को सबसे अधिक प्रभावित किया है। वैश्वीकरण शब्द अंग्रेजी के ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है। ग्लोबलाइजेशन नाम तो लोग सुनी होगी। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए हिंदी में भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग प्रचलन में है। भूमंडलीकरण मतलब जो जितना धरती है वो सभी जितने रहने वाले लोग हैं वो सब एक कटघरे में खड़े हो जाए, एक स्थान पर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाए। ग्लोबलाइजेशन अंग्रेजी में उसी के लिए बना है, ठीक है। और फिर उसी को हम लोग वैश्वीकरण शब्द से भी जानते हैं। ये भारत की भव्य एवं उच्च प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, अर्थात समूचा विश्व एक परिवार है। के लिए हिंदी में भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग प्रचलन में है। ये भारत की भव्य एवं उच्च प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, अर्थात समूचा विश्व एक परिवार। प्राचीन समय से सभ्यता से ही हमारे यहाँ चली आ रही है वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा, और समूचा विश्व एक परिवार है। यह मानना हमारे यहाँ संस्कृति में बहुत प्राचीन सभ्यता से चली आ रही है, और यही वैश्वीकरण का समझ ले तो मूल आधार है। हम यहाँ हिंदी के वैश्वीकरण पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। किसी की भाषा के वैश्विक स्वरूप के परिचित होने के लिए यह जानना आवश्यक है कि विश्व स्तर पर उसे कितने लोग बोलते हैं। किसी भी भाषा के वैश्विक रूप से परिचय के लिए, जैसे मान लो हिंदी है, उदाहरण वही, क्योंकि हम लोग हिंदी का उदाहरण लेते हैं, देखो लिखा भी है, आगे बात होगी तो ठीक है फिर इसको। हिंदी भाषा के किसी भी भाषा के वैश्विक स्वरूप मतलब विश्व स्तर पर क्या उसका रूप है, उसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि विश्व स्तर पर उसे कितने लोग बोलते हैं। इस संदर्भ में यदि हिंदी की वस्तु स्थिति की बात छोड़ दी जाए तो मालूम होगा कि 1931 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी का 69% हिस्सा हिंदी बोलता या समझता था। इसलिए गांधी जी ने जोर देकर कहा था कि हिंदी और उर्दू के मेल से पनपी हिंदुस्तानी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो तथा आजाद भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो। क्योंकि सबसे पहले किसी भाषा को उस स्तर पर बड़े पैमाने पर स्थापित करने से पहले यही देखा जाता है कि कितने लोग उसको बोल रहे हैं और समझ रहे हैं। तो उस समय भारत में 1931 में 69% व्यक्ति जो है हिंदी बोल रहे थे। तो महात्मा गांधी ने इस पर जोर दिया कि उसी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। 1918 में जब गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर अधिवेशन की अध्यक्षता की तो वहीं से इस बात की शुरुआत हो गई। उससे भी पहले 1917 में भागलपुर छात्र सम्मेलन में बोलते हुए गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, इस सम्मेलन का काम इस प्रांत की भाषा हिंदी जो राष्ट्रभाषा भी है उसी में करने का निश्चय करके आपने अपनी दूरदृष्टि से काम लिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग यह प्रथा जारी रखेंगे। लोगों से ऐसे ही उन्होंने कहा था स्पष्ट रूप से अपनी भाषा को लेकर के। इसमें कुछ ऐसा कविता जैसे अर्थ नहीं है कि मैं उसको बहुत ही बिल्कुल अभिधा में है, जो है वही उसका अर्थ भी है। तो बहुत बहुत जो है सो गूढ़ अर्थ इसका छिपा हुआ अर्थ नहीं है, जो है तो वास्तव में है। उसको पढ़िए, आप लोग फिर से पढ़िएगा, दिक्कत हो तो बताइएगा। इस संदर्भ में यह कहना भी उचित है कि देश के समग्र विकास के लिए नए ज्ञान का जन भाषा में उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे। तो यह जो बात हुई महात्मा गांधी ने किया, लोगों से अपील किया भाषा को लेकर के, तो इसमें यह कहना मतलब उचित है कि देश के जितने भी विकास हो रहे थे, नए नए ज्ञान या जन भाषा में जो भाषाएं, जन भाषा मतलब लोगों की बातचीत की जो भाषा उपलब्ध
हो रही थी वो बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए हिंदी का महत्व केवल राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में नहीं, बल्कि जन भाषा के रूप में सर्वोपरि है। उस समय में जो लोगों में जो है यह भाषा सबसे अधिक प्रचलित थी, क्योंकि हिंदी साक्षरों की ही नहीं अपितु निरक्षरों की भी संपर्क भाषा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बोलते ही थे, यहाँ तक कि मूर्ख लोग भी जो नहीं पढ़े लिखे थे वो भी अपनी संपर्क भाषा के लिए हिंदी भाषा का उपयोग करते थे हमेशा। लेकिन उस समय में तत्कालीन उस समय में जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था उस समय में, तो वो सब क्या बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे। लेकिन हमारा जो शासन था वो क्या था, क्या बोलते हैं, हिंदी। आगे है, आज हिंदी ही नहीं बल्कि भारत की अनेक भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत है। अब देखो, अब हिंदी की बात कर रहे हैं लेकिन हिंदी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर उसको स्वीकार किया जाता है। मिसाल के तौर पर भारत में जन्मी और विकसित भाषा उर्दू भारत तथा पाकिस्तान में प्रयोग में लाई जाती है। यह आश्चर्य ही है कि पाकिस्तान की राजभाषा वही भारतीय भाषा उर्दू है, जो भारत पाकिस्तान में, पहले भारत पाकिस्तान तो भारत में ही था ना, तो अलग हुआ तो वहां की राजभाषा के रूप में उर्दू को अपना लिया गया, भारतीय भाषा को। सिंधी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी, नेपाली, मराठी आदि भाषाओं को बोलने वाले भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी हैं। यहाँ तक कि तो अब मैथिली भोजपुरी भी है, अब पूरे दूसरे शहर में बोली जाती है, उसके गाना को सुना जाता है, बहुत सारी बातें, कथाएं लिखी जा रही है। फिर भी भारत के सर्वाधिक प्रयोग में आने जाने वाली भाषा हिंदी, फिजी, सूरीनाम और मॉरिशस में बहुयात में बोली जाती है। हिंदी भाषा जो है अधिकतर फिजी, सूरीनाम और मॉरिशस, ये 2-3 देश ऐसा है जिसमें बहुत अधिक बोली जाती है। मॉरिशस तो कहा जाता है कि वो दूसरा भारत मॉरिशस ही है, वहां पर इतने सारे भारतीय और हिंदी भाषी भाषा भाषी बोलने वाले लोग हैं। मॉरिशस हिंदी महासागर के मध्य बसा एक सुंदर सलोना देश है। हिंद महासागर के मध्य मॉरिशस। देखिए उसके बाद अब बात हो ही गई, देखो हम भूल रहे। अगर मॉरिशस को लघु भारत भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कितना स्पष्ट रूप में यह कहा गया, लघु भारत, छोटा भारत। मॉरिशस का इतिहास बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश के आगमन से वहां देवनागरी लिपि और खड़ी बोली का प्रचलन हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश जो है उस समय मॉरिशस का इतिहास जो है बता रहा था, उसमें उसका प्रचलन हुआ और इसी ग्रंथ के जरिए मॉरिशस में हिंदी साहित्य का विकास जो है संभव हुआ। और मॉरिशस में हिंदी प्रचारणी सभा की स्थापना 1926 में तिलक विद्यालय के नाम से हुई। तिलक विद्यालय की स्थापना हुई, जो क्या था, वहां पर हिंदी प्रचार करने की सभा थी, उसका नाम था तिलक विद्यालय, 1926 में स्थापित हुई। 10 दिसंबर 1935 को यह संस्था हिंदी प्रचारणी सभा के नाम से पंजीकृत हो गई, रजिस्टर्ड हो गया। हिंदी प्रचारणी सभा, नाम सुने होंगे जरूर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, एकदम क्रमबद्ध से चल रहे हैं। वैश्वीकरण और हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, हिंदी जो है जो पूरे विश्व स्तर पर किस हिसाब से खड़ी उतर रही है उस पर बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो हमको रोक दीजिएगा एकदम। कोरिया में हिंदी अध्ययन अध्यापन के रूप में अपनाई गई है, ये भी याद रखेंगे। कोरिया, न्यू जर्सी अमेरिका के बर्लिन टाउन के सनातन मंदिर में हिंदी दिवस मनाया गया। जय हिंद, जय हिंदी की घोषणा के साथ सभा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह देखिए अब कहाँ कहाँ फैल रहा है, ये देखिए। ऑस्ट्रेलिया के स्कूल के स्तर पर हिंदी को पढ़ाई का विषय बना दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की संसद में उसके एक सदस्य श्री मावालाल राम गोविंद ने बजट पर अपना भाषण हिंदी में प्रस्तुत किया। कनाडा के प्रसिद्ध नगर टोरंटो ने संगम नाम का पाक्षिक पत्र अभी भी प्रचलित है। संगम यहीं पर है, संगम जो है तो इलाहाबाद में है, त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम। संगम मतलब वो स्थान होता है जहां पर 2-3 नदियां आपस में मिलती है। इस नाम का पाक्षिक पत्र जो है अभी भी प्रचलित है। साथ ही मासिक पत्रिका संवाद,
यह भी प्रकाशित की जाती है। कनाडा में जो है एक पत्रिका आती है हर महीना, संवाद नाम से, वह भी हिंदी में प्रकाशित की जाती है। अब नेपाल, म्यांमार, बर्मा, पाकिस्तान, इंग्लैंड आदि देशों में ऐसी इकाइयां हैं जहां हिंदी का प्रयोग होता है। ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर हिंदी का प्रयोग होता रह रहा है। अतः जब हम हिंदी के विश्व स्वरूप की बात करते हैं, तब यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के बाहर अनेक देशों में होता है। मॉस्को में, मॉस्को रूस की राजधानी है, मॉस्को में रूस भाषा से हिंदी में अनुवाद कार्य करने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। गत 3 दशकों से, मतलब 3 साल में, 30 साल में, 3 साल नहीं, 3 दशक मतलब 30 साल, 30 साल में इस केंद्र ने रूसी साहित्यकारों एवं चिंतकों, दार्शनिकों की अनेक प्रवृत्तियों का हिंदी में अनुवाद किया है और ये पुस्तकें सस्ते दामों पर उपलब्ध भी है। इसी प्रकार जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग स्थापित है, जिनमें हिंदी प्रशिक्षण के अलावा शोध कार्य भी किया जाता है। देखो रूस में जो वो एक केंद्र स्थापित कर दिया गया, अनुवाद का केंद्र, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे वहाँ के जो रूसी रसियन भाषा में जो भाषा वो होंगी, वहाँ की साहित्य या कोई किताब, उस सबको हिंदी में रूपांतरित कर करके वो सस्ते दाम में बेचना शुरू कर दिया। तो सब इसको पढ़ने लगे, समझने लगे धीरे धीरे। वही काम इन्होंने क्या किया, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों में इन्होंने किया और विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग स्थापित कर दिया। जैसे हमारे यहाँ जब जाएंगे अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में, तो आपको फ्रेंच सिखाया जाएगा, जर्मन सिखाया जाएगा, उसका विभाग है, समझ रहे हैं। फारसी सिखाई जाए, फारसी उर्दू तो हमारे यहाँ की भाषा है, उर्दू तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अरबी सिखाई जाती है। यहाँ पर इलाहाबाद में भी है डिपार्टमेंट। तो मतलब आप जब, तो ये हमारे यहाँ वो सब खास बातें हो गई। तो वहां पर हिंदी विभाग जो है अनेक विश्वविद्यालयों में स्थापित की गई, जिसमें हिंदी प्रशिक्षण के अलावा शोध कार्य भी किया जा रहा था। हिंदी तो पढ़ाई जाती थी और वहां पर उसमें रिसर्च भी किया जाता था, हिंदी में और आगे क्या रिसर्च करते हैं, ये सभी विद्यार्थी करते हैं जब एक अच्छे मुकाम पर जाते हैं, पीएचडी करते हैं, वो वही है, रिसर्च ही। पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में विश्व भाषा के अध्ययन की यदि तुलनात्मक परीक्षा करें, तो हम पाएंगे कि पश्चिमी देशों में पश्चिम की भाषाओं के केंद्र पर्याप्त संख्या में है, लेकिन भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक रुचि हिंदी में संकेंद्रित है। मतलब पश्चिम देश की जो भाषा है, जो अपनी अपनी भाषा है, रसियन, फ्रेंच, चाइना का चाइनीज है, फिर अलग अलग है, सबका अंग्रेजी है, तो वो सब क्या है ना, केंद्र पर्याप्त संख्या में है। मतलब वो जितना दूर में है उतना दूर में ही वो बोली जाती है। चाइनीज जो है चाइना के बाहर नहीं बोली जाती है, रसियन रसियन में ही बोली जाती है। उसके बाहर भी कहीं कहीं बोले जाते होंगे, सीखने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। अब तो बोल तो रहे वैश्वीकरण का वो विश्वग्राम बन चुका है, बहुत अच्छा शब्द लेकिन वो था, याद रखना। लेकिन भारतीय भाषा जो है क्योंकि भारत, अब देखो भारत में तो बहुभाषी है ना हमारा देश, क्योंकि अब चाइनीज है, रसियन है, तो वहां पर बस एक ही दो भाषाएं हैं जिसको सभी बोलते हैं, उपयोग में लाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुभाषी राष्ट्र है हमारा। भारतीय भाषा में सर्वाधिक इंटरेस्ट के साथ बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सब उसी की ओर उन्मुख होकर के सब केंद्रित है। सन 1991 की जनगणना से स्पष्ट होता है कि अपनी विभिन्न शैलियों में जो हिंदी बोली जा रही है वो 71% के लगभग है। ध्यान रखिएगा ये बात। आज की तारीख में यह प्रतिशत बढ़कर 81% पश्चिमी जगत इससे प्रभावित हुआ है। मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ का जो देश है, वो सब हमारे भाषा से बहुत प्रभावित है, इसलिए इसकी संख्या प्रतिशत बढ़ती जा रही है। स्पष्ट है ये बात। पश्चिमी जगत इससे प्रभावित हुआ है और परिणाम स्वरूप विदेशी विश्वविद्यालयों में भारत विद्या के संस्थानों और अन्य भाषाई संस्थानों में हिंदी के अध्ययन एवं शोध की सुविधाएं मिल जाती हैं। अब कहीं भी विदेश जाएं, वहाँ पर कोई हिंदी विभाग और वहाँ पर रिसर्च करने की, शोध करने की सुविधाएं आपको मिल जाती है। अगर आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाइएगा ना पढ़ाने के लिए, तो आप जो है विदेश में जाकर के आप हिंदी पढ़ा सकते हैं, समझ रहे हैं। उस स्तर पर आप उतना पढ़ रहे हैं, उतना समझ रहे हैं। लेकिन विदेश जाने के लिए क्या है कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं और जब जिस देश जा रहे हैं उस देश की भाषा भी आपको आनी चाहिए, तब ना वहाँ के बच्चों को पढ़ा पाइए, समझा पाइएगा। हिंदी पढ़ाने के लिए आप ठीक है, हिंदी भाषा भाषी है, तो वहाँ पर जो हिंदी बोलने वाला है उसको तो आप पढ़ा लेंगे, लेकिन जो दूसरे भाषा बोलने वाला वो हिंदी बोलने के लिए सीखने के लिए आए, उसका कैसे समझाएंगे।
उसको तो आपको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। जब वो सीख लेगा तब आपसे उससे हिंदी में बात करेंगे। तो वो अलग स्तर है, जब वहां की बात होगी तो वो अलग चीज है। ठीक, मतलब कह रहे हैं कि पढ़ाई हो रही है। कुल मिलाकर के आपको लगभग अभी इतना समझ में आ गया होगा कि लगभग विश्व में उस स्तर पर काम अब हो रहा है, अब प्रतिशत भी समझ में आ रही है। आप अगर शुरू से 1 2 या जो 1 नंबर पृष्ठ है 1 2 3 इतना अगर आप पूरा समझ ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, तो परीक्षा में आपका जो ये प्रश्न आएगा 15 या 20 नंबर का, उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, परीक्षा में पास भी कर सकते हैं, अच्छे नंबर भी उठा सकते हैं। या 5 नंबर में पूछे चाहे 20 नंबर में पूछे, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत अधिक बारीकी है पढ़ने के लिए आगे है, समझ रहे हैं। अब देखिए अभी जो आप समझ रहे थे बहुत आसानी से समझ रहे थे, क्योंकि ये बहुत आसान बात है। थोड़ा सा दिमाग लगा के अब इसको समझना होगा। ध्यान से सुनिएगा। आश्चर्य नहीं है कि भारत के बाहर हिंदी लेखकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है, लेखक है, बढ़ना ही चाहिए। इनमें से कई रचनाकारों ने तो कविता, कहानी और उपन्यास के बड़े मार्के का काम किया है। श्री अनिरुद्ध सिंह सेंगर आकाश के संपादकत्व में और गुना से प्रकाशित साहित्य क्रांति शीर्षक मासिक पत्रिका में भारतीतर मतलब भारत के बाहर हिंदी लेखकों की रचनाएं प्रायः छपती रहती है। ये पत्रिका की नाम लिया गया है साहित्य क्रांति, और संपादक है अनिरुद्ध सिंह सेंगर। इनके संपादक के पत्रिका संपादक करते थे, उनके भीतर उन्होंने भारत से बाहर के लेखकों की रचनाएं उन्होंने प्रायः छापते रहे, उन्होंने छापा है। इसी प्रकार हिंदी प्रचारक पत्रिका संस्थान वाराणसी ने हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह रह रहे भारतीय हिंदी रचनाकारों की मूल रचनाओं को संकलित किया गया है। एक किताब निकला है ना, समझ गए ना, बनारस में, जिसमें अनेक देशों में जो भारतीय साहित्य की रचना हो रही है उस सबको एक किताब में रख करके रचनाएं की गई। वाणी प्रकाशन दिल्ली ने भी भारतीयतर लेखकों की कुछ एक कृतियों को प्रकाशित किया है। अंतरा भारतीयतर समझ गए हैं आप लोग, भारत से बाहर के लोग, मतलब भारत में भारत के ही लोग हैं चाहे भारत के बाहर के लोग हैं, भारत के बाहर बैठ करके लिख रहे हैं तो वो भारतीयतर लेखक कहाएंगे। तो उनकी कुछ कृतियों को उन्होंने प्रकाशित किया, कौन? वाणी प्रकाशन दिल्ली ने। ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पर, तो साहित्यिक एवं वैचारिक आदान प्रदान की यह प्रक्रिया निश्चित रूप से सुखद मानी जानी चाहिए, कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। हिंदी में सृजनात्मक कार्य के विश्व पटल पर भारतीयतर लेखकों की 2 श्रेणियां देखी जा सकती है, एक भारतीय मूल के लेखक तथा दूसरे अन्य देशों के लेखक। देखिए वही बात चर्चा कर रहे थे हम लोग ना, भारतीयतर में 2 प्रकार के लेखक आते हैं, एक जो भारत के हैं और बाहर जाके लिख रहे हैं, वो एक दूसरे देश के लेखक जो भारत की भाषा को अपना करके उसके बारे में लिख रहे हैं। उधर कुछ सर्वाधिक चर्चित लेखकों में श्री अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के प्रख्यात लेखक हैं, जो भारतीय मूल के ही हैं। अभिमन्यु अनंत जो मॉरिशस में लिख रहे हैं। फिर से श्री सोमदत्त बखोड़ी, पूजानंद नेमा, रामदेव घुरघुर आदि मॉरिशस के मुख्य धारा के लेखक हैं, जो मॉरिशस के मूल निवासी हैं पहले से, और वो हिंदी में रचनाएं लिख रहे हैं। उसी प्रकार रूस के वरिन्नकोव, चेलिशेव, शैकेविच, उल्क्सफेरोव आदि कुछ प्रसिद्ध नाम हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा व्याकरण एवं आधुनिक हिंदी साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। इन लोगों के नाम के कॉमा नहीं दिया गया है, आप लोग खुद से लगा लेंगे। चेकवासी, इसी तरह जो है चेकवासी प्रोफेसर ओदोलेन स्मेकल है, जो हिंदी के कवि हैं। इनकी अनेक पुस्तकें भारत में बहुचर्चित रही है तथा उन्हें हिंदी लेखन के रूप में अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। पोलैंड के प्रोफेसर, पोलैंड एक देश है, वहां के प्रोफेसर मारिया शिस्तोनफ कहते, मतलब शिस्तोनफ एक विवेचक और चिंतक हैं तथा वे हिंदी में बराबर लिखते रहते हैं। अमेरिका में अनेक अमेरिकी मूल के प्राध्यापक हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा के विषय में महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। मतलब हिंदी भाषा जो विश्व पटल पर कितनी खड़ी उतरती है और उतर रही है, उसकी कितनी महत्ता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उस सब की बात यहाँ पर की जा रही है।
विदेशों में हिंदी पत्रकारिता पर दृष्टिपात किया जाए तो मालूम पड़ता है कि यह 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी हो चुकी है। मतलब 100 वर्ष पहले से विदेशों में हिंदी पत्रकारिता के काम किया जा रहा है, उसमें अभी भी काम आगे चल रहे हैं। आश्चर्य नहीं है कि कलाकार रमेश रामपाल सिंह ने 1881 में आश्चर्य नहीं रमेश रामपाल सिंह ने 1881 में लंदन से हिंदुस्तान नामक त्रिभाषी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। अब ध्यान देंगे कि कहां पर, लंदन में हिंदुस्तान नाम से त्रिभाषी हिंदी नामक जो उन्होंने एक पत्रिका 3 मास पर जो है सो शुरू किया। उसमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी छापते थे। हिंदुस्तान नाम था उसका पत्रिका का, और 3 महीने पर वो निकलती थी, और त्रिभाषी था वो, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी इसकी संकलन उसमें मिलता था। 1887 में दैनिक समाचार पत्र के रूप में अपरिवर्तित हो गई, और जो था वो वहां पर अब दैनिक समाचार पत्र बन गया। मतलब रोज वहां पर वो निकलने लगा इस भाषा में, और समाचार के रूप में निकलने लगा। विदेशी भूमि पर प्रकाशित होने वाली हिंदी पत्रिकाओं में सौरभ विश्वा और विश्व विवेक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। देखिए ये अब परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, मतलब आपको जानकारी के लिए ये सब है, और हिंदी की कितनी अच्छी भूमिका है आपको बता दिए कि यहाँ तक आप परीक्षा में लिखेंगे तो आप अच्छा नंबर पा लेंगे पेज नंबर 3 तक। क्योंकि विश्वीकरण का क्या भूमिका थी, हिंदी कहाँ तक पहुंच रही है, कितना विस्तार है, किस किस देश में किस किस प्रकार की बातें हो रही है, ये यहाँ तक आप लिख सकते हैं। परीक्षा में पास भी कर जाएगा, अच्छा नंबर भी आ जाएगा, बस समझने के लिए है। अमेरिका के डॉक्टर गाय लियोल बैक और जर्मनी के डॉक्टर क्रिस्टियाना स्नलन कारव आदि विद्वानों द्वारा हिंदी में लिखे लेखों से न केवल उसका हिंदी प्रेम व्यक्त होता है, मतलब हिंदी के प्रति वो प्रेम करते हैं वो व्यक्त होता है, बल्कि भारत से बाहर हिंदी की प्रतिष्ठा भी एकांकित हो रही है, कि एक प्रतिष्ठा बन रही है हिंदी की विदेशों में। चीन से हिंदी में प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिकाओं में चीन सचित्र और जन सचित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पेइचिंग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विद्यार्थी एक हस्तलिखित भित्ति पत्रिका निकालते हैं, उसमें विद्यार्थियों द्वारा हिंदी में लिखी गई कहानियां, लेख, निबंध आदि प्रकाशित किए जाते हैं। शांति दूत नॉर्वे की सर्वाधिक, नॉर्वे भी एक देश है, शांति दूत नामक जो नॉर्वे की सर्वाधिक नियमित और लोकप्रिय हिंदी पत्रिका है शांति दूत। त्रिवेणी, परिचय, पहचान, स्पाइल, अल्फा ओमेगा, अप्रवासी, टाइम्स आदि हिंदी पत्रिकाएं हैं। ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में ये देश है, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 1907 में हुई। कोहिनूर, आर्य संदेश, ज्योति आदि पत्रिकाओं में साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन किया जाता है। इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े विषयों में भी धार्मिक विषय की प्रधानता रहती है। ठीक है, विश्व स्तर पर यह आम राय है कि हिंदी कंप्यूटर में बाधक नहीं बल्कि साधक है। हिंदी कंप्यूटर जो है वह कंप्यूटर चलाने में बाधक नहीं है बल्कि वो साधक है, उसको चलाने में और सुचारू रूप से काम आएगा। बताया था ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वो जब बता रहे थे प्रोजेक्ट मूलक हिंदी का दूसरा पिछले टॉपिक उसमें बता रहे थे कंप्यूटर के दृष्टिकोण से बहुत सरल है भाषा। माइक्रोसॉफ्ट के प्रवर्तक बिल गेट्स ने हिंदी को कंप्यूटर के लिए एक उपयुक्त भाषा स्वीकार करते हुए द्विभाषिक सॉफ्टवेयरों का मार्ग प्रशस्त किया है। कितनी अच्छी बातें हैं, देखो कितना मतलब हम लोग के गर्व की बातें हैं ये सब। विदेशी विद्वान जो है ऐसी बात कह रहे हैं कि हिंदी के सॉफ्टवेयर के लिए बहुत उपयुक्त भाषा स्वीकार किए हैं हिंदी को। आज वर्ड प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर में, वेब दुनिया आदि में हिंदी का धारा प्रवाह प्रयोग किया जा रहा है। आज गुरु, शब्दमाला, अक्षर, आलेख, मल्टीवर्ड, सुलेख, शब्द रत्न लिपि, लीप ऑफिस, श्रीलिपि, देववेश, आकृति, अंकर, बैंक मित्र, लीला, हिंदी आदि ऐसे द्विभाषिक पैकेज हैं जिनमें हिंदी में कार्य करने की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। मतलब टेक्निकल फील्ड में, मतलब कंप्यूटर की दुनिया में। स्पष्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हिंदी में शब्द संसाधकों की कोई समस्या नहीं रह गई है, कि हिंदी में आप कहाँ से कैसे खोजें, पढ़ें, टाइप करें, उसकी कोई समस्या नहीं है। आप बस सूचना भेज सकते हैं, संवाद किसी से भी हिंदी में कर सकते हैं। ताज्जुब नहीं है कि आज इंटरनेट पर अंग्रेजी के बाद जिस भाषा का वर्चस्व है वह हिंदी ही है। समझ रहे हैं? टॉमी ब्लेयर, मार्क टूली एवं विश्व के कई राष्ट्राध्यक्ष हिंदी के वैश्विक स्वरूप को मान्यता तक प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कई बार हिंदी गुंजित
अनुगुंजित हो चुकी है। यह पंक्ति आप कोट कर सकते हैं अपनी परीक्षा में, याद रखिएगा। ताज्जुब नहीं कि आज इंटरनेट पर अंग्रेजी के बाद जिस भाषा का वर्चस्व है, जो सबसे अधिक उपयोग की जाती है, वह हिंदी ही है। अब तक आयोजित हुए 7 विश्व हिंदी सम्मेलन इस बात के साक्षी हैं कि वैश्विक स्तर पर हिंदी अपना एक सर्वमान्य धरातल निर्मित कर चुका है। ये पैराग्राफ आप लोग के महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन की बात आई है। विश्व हिंदी सम्मेलन वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा मंच है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन इस बात का बिल्कुल प्रमाण है कि वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर हिंदी अपना एक सर्वमान्य धरातल निर्मित कर चुकी है। सब मतलब और भाषा की तुलना में अपनी भी भूमिका हमेशा अच्छे पैमाने पर स्थित कर चुकी है। इस सम्मेलन में हिंदी पर विद्वानों द्वारा पढ़े गए पर्चे, परिचर्चाएं, विमर्श, निष्कर्ष, सुझाव, निर्णय आदि हिंदी को विश्वव्यापी बनाते हैं, मतलब टॉप क्लास बनाते हैं, वर्ल्ड लेवल बनाते हैं। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, मुक्त बाजार और विराट पूंजी की इस दौर में सर्वत्र हिंदी को अस्वीकृति मिल जाएगी। ये सभी जो भूमंडलीकरण मतलब वही ना, भूमंडलीकरण जो मतलब क्या, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण कहते थे ना, हम लोग देखे। उदारीकरण, निजीकरण मतलब व्यक्ति, निजीकरण मतलब कि जो खुद से जुड़, निजी से जुड़ा हुआ चीजों में निजीकरण, मुक्त बाजार और विराट पूंजी के इस दौर में सभी जगह हिंदी को स्वीकृति मिल रही है। सभी जगह इतने सारे बड़े बड़े पैमाने हैं, इस जगह पर हिंदी को सही स्वीकार कर रहे हैं। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की जमीन पर अपने पैर जमाने तथा कारोबार को बढ़ाने के लिए विज्ञापनों मतलब प्रचार, हार्डिकों तथा प्रचार प्रसार सामग्री में हिंदी को यथोचित स्थान दे रही है और हिंदी में ही अपना प्रचार करवा रही है। विदेशी कंपनी आती है तो आप अंग्रेजी में प्रचार करेगी तो कौन सुनेगा? जो पढ़े लिखे लोग हैं वही समझ पाएंगे, वही उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो हिंदी में उसका प्रचार करवाते हैं ताकि सभी को समझ सके, उसका सामान, उसका अधिक से अधिक उपयोग। जब संचार माध्यम पर जाएंगे हम लोग ना, अगला पेपर 7 उसमें ये सब बातें बहुत पढ़नी होगी। संचार माध्यम प्रचार प्रसार को लेकर के प्रचार जब एक टॉपिक ही है उसमें। शिखर कंप्यूटर कंपनियों ने के स्वामी विशेषज्ञ हिंदी की संप्रेषणीयता पर मुक्त है। संप्रेषण मतलब बात संवाद करने की शैली है, वो संप्रेषण कहलाती है। तो शिखर कंप्यूटर कंपनी के स्वामी विशेषज्ञ हिंदी की संप्रेषण पर मतलब हिंदी भाषा में इस प्रकार से संप्रेषण हो पाता है, उस पर मुग्ध है, बहुत ही प्रेम करने लगे हैं हिंदी से। हिंदी भाषा को समग्र रूप से संसार के सामने लाने के लिए इसे लचीली एवं संग्राहक बनाने जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसमें मतज्ञ है कि विश्व भाषा के रूप में हिंदी इसलिए विकसित हो रही है, गलती लिखा गया है, हो रही है क्योंकि इसमें आत्मसातीकरण की जबरदस्त ताकत है। वो विश्व स्तर पर इसलिए खड़ी हो रही है और विकसित हो रही है क्योंकि उसमें आत्मसातीकरण मतलब वो सभी चीज को अपनी नीचे समा लेती है अपनी भाषा में, और वो जबरदस्त ताकत है हिंदी की। किसी भी चीज को अपनी नीचे समा लेती है, अपनी भाषा में उसको ग्रहण कर लेती है। इसकी खूबसूरती, सहजता, इसके शब्दों के संगीत, जादू एवं वैज्ञानिकता की सूचना प्रौद्योगिकी जगत अच्छी तरह से वाकिफ हो चुका है, सही परिपक्व हो चुका है। इतना अच्छा है कि सब उसको पसंद करने लगे हैं। गंगा नदी कोलकाता से कभी हिमालय की ओर वापस नहीं मुड़ी है। समझ रहे हैं? हिमालय से जो कोलकाता मतलब जब गंगा नदी बहती है तो बहती ही जाती है, बहती ही जाती है, कभी वापस मुड़ के गई है हिमालय के पास? नहीं गई है। वैसे ही हिंदी है। कितना मतलब अच्छा हुआ आप उदाहरण दिया है, देख लो। उसी प्रकार हिंदी का विश्व परिदृश्य की ओर प्रवाह भी अवरुद्ध होने वाला नहीं है, कभी रुकने वाला नहीं है। इसने अपने अधिक फैलाव एवं प्रचार के लिए शक्ति अर्जित कर ली है, खूब फैलाव कर रही है, प्रचार कर रही है, इतनी शक्ति ग्रहण कर ली है अपनी ताकत के बल पर। हिंदी में भावात्मक एकता का ऐसा गुण है कि विश्व के सभी देशों को भाषा एवं भाव के सूत्र में पिरोने में सक्षम है। आज यदि भौगोलिक दूरियां नजदीकियों में रूपांतरित हुई है, भौगोलिक दूरियां मतलब जो भी भौगोलिक दूरियां मतलब जो भी दूर दूर जो भी फैक्ट्री वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी दूर दूर बहुत दूर में था, उन सबको नजदीकी में रूपांतरित हुई है, बहुत नजदीक हो गए हम लोग उससे। तो अन्य कारणों के साथ साथ हिंदी का भी इसमें अप्रतिम योगदान रहा है। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर हिंदी का भविष्य देदीप्यमान है, मतलब बहुत ही बहुत बड़े पैमाने पर उसको प्रतिष्ठा मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 21वीं सदी में जो अभी हम चल रहे हैं, इसमें हिंदी पूर्वीकरण और पश्चिमीकरण के मध्य एक भावात्मक सेतु साबित होगी, यह तय है।
मतलब वेस्टर्न कल्चर को और अभी अपने सबको समझ को हिंदी पूर्वीकरण और पश्चिमीकरण वाली जो बात आएगी उसमें एक माध्यम की बात आएगी। ये जो भी बताए हैं ये सभी एक महालेखाकार हैं, पी आर वासुदेव, हिंदी अधिकारी हैं तमिलनाडु के। उन्होंने यह वैश्वीकरण और हिंदी पर यह पूरी अपनी शोध प्रज्ञ टिप्पणी डाली थी। तो उसी से मैं सोचा कि आप लोग को अच्छे बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, मैं समझा दिया। अब आप लोग का दायित्व बनता है कि वैश्विक और हिंदी का आप कितना अच्छा से नोट्स बनाते हैं। 5 पन्ना में, लगभग 4 से 5 पन्ना में इसको आप किस प्रकार से लिखते हैं। नोट्स मतलब प्रश्न का उत्तर, या वो 15 नंबर में पूछे, 20 नंबर में पूछे या 5 नंबर में पूछे, लेकिन आप उसको तैयार कर लेना है। ठीक है।